इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। और जो भी डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है वो हम करने वाले हैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ आवर 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनको डिस्क्राइब करूंगा, साथ ही साथ कुछ रिजल्ट्स हम डिराइव करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स और रिजल्ट्स के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। ये रिजल्ट्स और ये पॉइंट्स जो हैं ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे जेई की बात करें या नीट की बात करें, उनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स और रिजल्ट के बेसिस पर बनते हैं। तो ये रिजल्ट और ये पॉइंट्स आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये बिल्कुल हमारा सिलेबस ओरिएंटेड लेक्चर होने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि इस टॉपिक को हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कवर करने के लिए जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले जो 4 वीडियोस हैं, 4 लेक्चर्स हैं, उनमें हम ऑलमोस्ट सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था चार्ज से, फिर हमने बात की कूलम्ब्स लॉ की, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने बात किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। देन हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। तो फुल डिटेल में ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आप हमारे 12th की प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली फुल डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। सारी चीजें इन सारे वीडियोस में बताई हुई है और ये वीडियो और आपको मिल जाएगा तो इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू चार्ज फ्लो हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? दैट इज कॉल्ड करंट। यानी कि अगर चार्जेस फ्लो हो सकते हैं तो उसके थ्रू करंट भी फ्लो हो सकता है। तो वो मटेरियल जिनके थ्रू चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, करंट फ्लो हो सकते हैं, उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। अब चार्जेस फ्लो होने के लिए या करंट फ्लो होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स बेसिकली वो होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर के जाते हैं। और जनरल चार्ज कैरियर्स हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर आयंस। तो यहां पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन को, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या होता है, जनरली कोई भी हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम्स और एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वो मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। और बॉन्ड जो बनाते हैं वो असल में इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, उसको कहा जाता है वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इस वजह से मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है उनमें क्या होता है कि इस तरह के जो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्ड नहीं बनाते और ये लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होते हैं इसका मतलब ये इजीली मूव कर सकते हैं। इनका अगर थोड़ा सा फोर्स मिले, थोड़ा एनर्जी मिले तो दे कैन मूव इजीली। कंपैरेटिवली ये लूजली बाउंड होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की तुलना में, दूसरे इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो इन्हें कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि देयर इज एन फ्री इलेक्ट्रॉन सी। तो मेटल्स की सरफेस पर या मेटल्स में या कंडक्टिंग जो सरफेसेस या कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये कतई मतलब नहीं है कि उनके पास नेट चार्ज है या नेट इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेट चार्ज कोई नहीं है, वो न्यूट्रल हैं। जैसा मैंने बताया कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। डिफरेंस बस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, दैट्स इट। ये किसी बॉन्ड में नहीं बंधे हुए, तो ये फ्री है मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए। तो थोड़ा एनर्जी या फोर्स मिलने पर ये मूव कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अलावा भी कंडक्टर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जैसा मैंने कहा सिलेबस ओरिएंटेड बात करेंगे। तो अब कुछ पॉइंट्स और कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वन बाय वन चलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। यहां पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर जीरो कैसे होगा, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया। अब ये कंडक्टर ले लिया, अब मैंने क्या कर दिया, इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे रखना है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। ई नॉट यहाँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। अभी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमने कहा था कि कंडक्टर है तो यानी कि बहुत सारे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जनरली क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं और उनके पास काफी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई मेटल बॉडी है तो इसके पास काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक चीज हम बहुत बेसिक जान रहे हैं, ठीक है, कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये चीज हम जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो गया तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और अगर ये चार्ज नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो इन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने अलग से निकाल लिया और यहाँ पर मैं देख लेता हूं कि ये फोर्स लग गया, तो फोर्स का डायरेक्शन इस पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पर है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका वैल्यू भी हो गया अगर वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि भाई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उस पर लग रहा है फोर्स। अब फोर्स लग रहा है तो भाई रुकेगा थोड़ी ना, अब वो तो चलेगा, सही है, मूव करेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है उस पर। तो ये इलेक्ट्रॉन पर एक पर तो नहीं लग रहा ना, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सभी पर फोर्स लग रहा है इस दिशा में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या होंगे, ये सारे ही चलने लगेंगे, तो ये सारे मूव करते हैं, ठीक है, तो ये मूव करते हैं और इधर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं एक साइड पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल जो है दिमाग में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन कब तक चलते रहेंगे, कब तक ये फोर्स इन पर लगता रहेगा। तो आपके ये जो दिमाग के जो कीड़े हैं इनको थोड़ा सा शांत रखिए, इस चीज का जवाब अभी 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कि इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, कलेक्ट हो गए एक एंड पर, ठीक हो गई बात। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि एक एंड पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत सारी संख्या में आ गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का अबेंडेंस हो गया है, और जिधर अबेंडेंस हुआ है उधर दूसरी तरफ क्या हो गई, स्कैरसिटी हो गई, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की भाई, क्योंकि टोटल तो यहाँ पर न्यूट्रल ही था ना ये मटेरियल, तो एक साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, यानी एक साइड नेगेटिव इकट्ठा हो गया, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, एक तरफ पॉजिटिव कलेक्ट हो गए, बेसिकली क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, तो ये पोलराइजेशन यहां पर हो गया। अब इस पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से पोलराइज होकर के क्या कर ले रहे हैं, अपना खुद का ही ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ले रहे हैं अंदर ही अंदर। भाई बाहर तो था ही सही है, ई नॉट या ई ओ इसको हम बोल रहे हैं, और इन्होंने अंदर अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पर्सनल इकट्ठा कर लिया है, ई आई, और ई आई का जो डायरेक्शन है वो ई नॉट के अपोजिट है। तो यहां से आपका वही सवाल फिर से आ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन कब तक मूव करेंगे। देखिए जब तक फोर्स लगेगा तब तक मूव करेंगे, और फोर्स क्यों लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पर 2 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक ई नॉट है बाहर वाला और एक ई आई है अंदर वाला। तो जब तक वाला और अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर देते, यानी कि ये ई नॉट जो है इसका वैल्यू ये ई आई के इक्वल नहीं हो जाता, डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है भाई, ई नॉट राइट डायरेक्शन में है, ई आई लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये अगर इक्वल और अपोजिट नहीं हो जाते तब तक क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, पोलराइजेशन होता रहेगा। और जहां ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, यानी मैग्नीट्यूड में ये इक्वल हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहां पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, और अब पोलराइजेशन होना बंद हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन आ जाएगी कि ई आई वैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई ओ वैक्टर, यानी कि डायरेक्शन में अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल। तो ये सिचुएशन आ जानी चाहिए। तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचा नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड बचा नहीं तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा नहीं, कोई पोलराइजेशन होगा नहीं, और इस कंडीशन को कहा जाता है स्टैटिक कंडीशन। तो ये एक स्टैटिक कंडीशन अचीव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल बनता है, तो ये स्टैटिक कंडीशन अगर किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितनी देर में अचीव होगी, तुरंत हो जाती है,
ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स भी नहीं बोल सकते, उससे भी कम समय में हो जाती है। तो यहां पर इसका कोई हमको अलग से डिस्कशन नहीं करना पड़ता कि भाई कितनी देर बाद ये अचीव हो जाएगा, ठीक है, सीधा ही हमने रखा और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तुरंत स्टैटिक कंडीशन आ जाती है। लेकिन वो आती कैसे, उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से इस बात का जवाब मिल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर। तो ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज भी क्लियर हो गई कि पोलराइजेशन कब तक होगा, जब तक 0 नहीं हो जाता, और जब 0 हो जाता है उसी को स्टैटिक कंडीशन कहते हैं, और स्टैटिक कंडीशन तुरंत अचीव कर ली जाती है। तो यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। तो ये पहला पॉइंट हमारा हुआ। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पर चलने से पहले ये भी आप देख सकते हैं यहां पर कि ये कंडक्टर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहां पर एंटर कर रही हैं, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है, वही वाला सीन हो जा रहा है यहां पर, जैसे था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई तो थी या रही तो सही वहां पर, लेकिन स्टैटिक कंडीशन जब अचीव हो गई तो अपने खुद के पर्सनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने पोलराइजेशन की वजह से अचीव किया था, उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया और अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एग्जिट कर रहा है, अंदर कुछ नहीं है, पर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो बताती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो काहेगा नेचर, और काहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। चमका, ठीक है। तो ये अपना अगला पॉइंट आ जाता है। अगले पॉइंट में क्या कह रहा भैया यहाँ पर, इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक कंडीशन। अब यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। स्टैटिक कंडीशन जो मैंने बताया, स्टैटिक कंडीशन जो अचीव हुई कि जब पोलराइजेशन रुक गया है, जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 हो चुका है, वो स्टैटिक कंडीशन है। तो ये कह रहा है कि भाई स्टैटिक कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। इसी को दूसरी तरीके से भी कहा गया है, एनी चार्ज गिवन टू द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया भी है, वैसे तो कंडक्टर जनरली न्यूट्रल है, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बात अलग है, मूव कर सकते हैं, लेकिन वो एटम के ही तो पार्ट है, एटम के ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा तो हमने दिए नहीं, ठीक है, तो वो न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नली भी चार्ज दे दिया है कंडक्टर को, तो भी वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के 0 रखना है। देखिए इसको दो अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं, इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है। पहले आप ये चीज क्लियर कर लें कि ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही बात कह रहे हैं। ये कह रहा है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैव नो एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन द स्टैटिक कंडीशन, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन जब तक अचीव नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और हम मानते हैं कि तुरंत ही अचीव कर लेता है। ठीक हो गई बात ये। और दूसरा ये कह रहा है कि चार्ज आपने दिया है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, ये पहले आप क्लियर कर लें। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर हम चलते हैं। ठीक है, ये मान लिया एक कंडक्टर है यहाँ पर, ठीक है, ये कंडक्टर यहाँ पर हो गया। अब इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ पिछले वाले पॉइंट से। पिछला वाला पॉइंट कह रहा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। फ्लक्स कैसे आता है, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और साथ ही साथ फ्लक्स दिया जाता है कैसा, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, यहाँ s जो है एरिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से दिया जाता है, या da इसको बोल देते हैं, एरिया वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब इफ q enclosed is 0, अगर चार्ज enclosed 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यही बात ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अब ये गॉसियन सरफेस ले लिया तो यहाँ पर चार्ज enclosed क्या है, 0 है कि नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि जो फ्लक्स है वो भी 0 आएगा, और फ्लक्स 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखना है तो अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता। और अंदर कोई चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नहीं समझे। देखिए ये उसी तरह की बात हो गई भाई, जैसे किसी ने कहा कि यार कल मौसम खराब था, तो कल मौसम क्यों खराब था, क्योंकि बारिश आई थी। कल बारिश क्यों आई थी, क्योंकि मौसम खराब था। तो वही वाली कहानी यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज 0 है।
चार्ज जीरो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि अगर चार्ज हो जाएगा तो फ्लक्स आ जाएगा गॉसियन सरफेस पर और गॉसियन सरफेस के थ्रू, और फ्लक्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा उस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाले किसी भी पॉइंट पर, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया पहले पॉइंट से रिलेट करके। इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में और ज्यादा टेक्निकली आपको बताता हूं, ठीक है, सिंपल करके। ठीक है, कोई खतरनाक बात नहीं करते अपन, सिंपल बात करते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए। तो सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए क्या होता है, एक नेचर का एक बेसिक रूल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अपनी मिनिमम एनर्जी कंडीशन में रहना चाहती है। ठीक है, हाई एनर्जी कंडीशन में कोई नहीं रहना चाहता, मिनिमम एनर्जी कंडीशन में रहना चाहते हैं। देखिए इस एग्जांपल को इस तरह से समझिए। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को अपन दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस किया, दबाया, अपन ने छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद वापस वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई। क्यों? ऑटोमेटिकली आ गई ना। क्यों आ गई? क्योंकि जब मैंने कंप्रेस किया तो मैंने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, वो वर्क उसमें स्टोर हो गया। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी वर्क करके, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। अब जैसे ही छोड़ा वो वापस से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जहां उसका एक्सपेंशन या कंप्रेशन स्प्रिंग का जीरो है, उसे अचीव कर लेता है, तुरंत नेचुरल लेंथ पर चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, लोहा होता है, उस पर जंग लग जाता है जब नेचुरल कंडीशन में वो होता है, जब उसको ह्यूमिडिटी मिलती है, एयर और वाटर दोनों मिलते हैं, यानी नेचुरल कंडीशन में होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। अब जंग असल में होता क्या है कि आयरन का ऑक्साइड फॉर्म है। ठीक है, जब आयरन को निकाला जाता है, कहां से निकलता है भाई? आयरन ओर की फॉर्म में निकलता है ना, जमीन से खोद के निकालते हैं खनिज जिसको कहते हैं ओर, आयरन ओर। तो आयरन ओर क्या होते हैं? असल में ऑक्साइड होते हैं आयरन के। तो वो उसका नेचुरल स्टेट है, मिनिमम एनर्जी स्टेट है, तो उसमें वो नेचुरली पाया जाता है। उसको प्रोसेस करके जबरदस्ती उसका आयन बनाया जाता है ऑक्साइड फॉर्म से हटा करके। ठीक है, तो जब उसको नेचुरल कंडीशन मिलती है वो वापस से क्या कोशिश करता है कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में, यानी कि अपनी नेचुरल स्टेट जो कि ऑक्साइड फॉर्म है, उसमें चला जाता है। ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने क्यों की, अब समझते हैं। दो चार्ज हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस, उनको मैं पास पास लेके आ रहा हूं, पास पास लेके आ रहा हूं, तो मुझे एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं भाई। एफर्ट लगा रहा हूं यानी मैं वर्क कर रहा हूं। वर्क कर रहा हूं किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो जो मैंने वर्क किया उनमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे ही छोड़ूंगा दूर भागेंगे, क्यों? वापस उनको अपनी एनर्जी मिनिमम करनी है। तो भाई यही काम हो रहा है यहां पर भी। तो जैसे ही मैंने चार्ज दिया कंडक्टर को, ठीक है, चार्ज सप्लाई किया अपन ने, कंडक्टर को चार्ज दिया, कंडक्टर के ऊपर चार्ज रखा एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या होता है, वो चार्जेस दूर दूर भागते हैं। और कितना दूर भाग सकते हैं भाई? वो जहां सरफेस है वहीं तक तो भाग सकते हैं। तो सरफेस पर वो पहुंच जाते हैं और अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में आ जाता है। पूरा जो सिस्टम है उसका एनर्जी मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि वो चार्जेस जो हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि वो पूरा सरफेस पर हो। और इस लॉजिक को दूसरी चीजें भी सपोर्ट करती है कि इसकी वजह से अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो रहा है। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने आप को, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक लॉजिक और है। वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर जीरो रहे। ठीक है, नेट चार्ज जीरो हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपस में आप रिलेट भी कर सकते हैं। और इसका जो लॉजिक था, जो इसके पीछे का साइंस था, जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हर तरीके से बता दिया। ठीक है, तो देखें यहां पर मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज में इसको देना चाह रहा हूं कंडक्टर पर। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये जैसे ही हमने इसको सप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेसेस में। और जो मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं यहां पे आपको कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस पर, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आरओसी के। अब भाई ये आरओसी क्या है? आरओसी इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? जैसे यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है, या ये एक छोटा सा इसका पार्ट ले लिया आर्क का। ठीक है, तो ये आर्क जो है ये किसी बड़े सर्कल का पार्ट होगा, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया। ठीक है, यहां देखेंगे ये थोड़ा सा फ्लैटर सरफेस है, यहां पर देखें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, R2। तो जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा उतना ही कम चार्ज डेंसिटी होगी, यानी उतना ही दूर दूर चार्जेस होंगे। देखिए यहाँ डायग्राम में भी थोड़ा उसी तरीके से दिखाया हुआ। देखिए यहाँ पर जो है कर्व ज्यादा है तो यहाँ चार्जेस पास पास है, यहाँ कर्व बड़ा है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो ये चार्जेस दूर दूर है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है? इसका भी वही लॉजिक है
कि चार्जेस जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो। ऐसा नहीं होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कहीं, समझ रहे हैं ना बात को। तो उसी बेसिस पर ये है। अगर सिमेट्रिकल सरफेस होता, मान लीजिए एग्जैक्ट सर्कल होता, तो ये जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती वो कांस्टेंट होती सरफेस पर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहां से हमारी दो चीजें क्लियर हो गई कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, चार्ज देंगे तो सरफेस पर आ जाएगा, कितना भी चार्ज दें कैसा भी दें वो सरफेस पर आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, सरफेस पर क्यों आ पा रहा है वो भाई, अब ये लॉजिक तो है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना। जिन बच्चों के दिमाग में जो मैं सवाल बताने जा रहा हूं अगर वो आया है तो मतलब आप अच्छा सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस आपका अच्छा है। ठीक है, फिजिक्स में बहुत जरूरी है इमेजिनेशन एनालिसिस। ठीक, तो अगर यहां पर हमने कहा कि भाई मिनिमम एनर्जी स्टेट में ये अचीव करना चाहता है तो चार्जेस जो है वो दूर दूर चले गए और सरफेस पर पहुंच गए। तो चार्ज मैंने अगर नॉन कंडक्टिंग को भी दिया है, किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को, तो वहां पर भी तो चार्जेस के बीच में जो है रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो वो भी वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, वो भी दूर दूर जाना चाहेंगे। वो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका आंसर बेटा स्टार्टिंग में ही मैं दे चुका हूं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पास चार्ज कैरियर हैं जो कि चार्जेस को मूव करवा सकते हैं। भाई अगर हम बात करें नॉन कंडक्टिंग सरफेस की या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, तो वहां तो चार्जेस फ्लो ही नहीं कर सकते ना, मूव ही नहीं कर सकते, चार्ज कैरियर ही नहीं है, जहां रख दिया वहां चार्ज है बस। लेकिन यहां पर मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए ये चले जाते हैं। ठीक है, चाहता तो हर कोई है मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना, पर कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता वो भी तो बाउंडेशन है। तो कंडक्टर में ये कैपेबिलिटी है कि वहां चार्जेस मूव कर सकते हैं, तो वो चले जाते हैं सरफेस पर। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी कंडक्टिंग सरफेस के नियर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कितना होगा, क्या होगा, वो देखते हैं। देखिए इस तरह का डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जो मैंने आपको बताया है, वीडियोस जो रिकमेंड किए हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा जो चैप्टर हमने कवर किया हुआ अलग अलग पार्ट्स में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर हमने डिस्कस किया है, वहां हमने एक कंडक्टिंग सरफेस के नियर बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है, उसका डेरिवेशन किया है। बिल्कुल उसी तरह का डेरिवेशन यहाँ पर भी मैं करने वाला हूँ, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर गॉस लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है एक गॉसियन सरफेस ले लिया, एक सिलेंडर यहाँ पर हमने ले लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नियर दी सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, ऐसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और मान लिया इस कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम, हमारे पास में जो है यहाँ पर दो सरफेस, तीन सरफेस एरिया है। एक तो ये हो गया, एक सरफेस एरिया तो ये वाला है। ठीक है, ये जो सर्कल नजर आ रहा है, इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर ये सर्कल हो गया। ठीक है, और एक सरफेस एरिया कर्व, सिलेंडर में दो, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला और एक ये कर्व, तीन सरफेस एरिया हो गए एक तरीके से ना हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस एरिया है इसका एरिया वेक्टर जो है मान लीजिए डेल्टा ए है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, ये डेल्टा ए वेक्टर है, ये इसको मैं बोल दे रहा हूं डेल्टा ए वेक्टर ऐसा। और ये वाला भी, इसका भी एरिया वेक्टर इधर को होगा डेल्टा ए एरिया। ठीक है, और ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ठीक है भाई, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, और यहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, ऐसा ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहां पर देखें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो मैं फ्लक्स यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो तीनों सरफेस की वजह से फ्लक्स यहाँ पर आएगा। इस वाली सरफेस की वजह से देखें तो क्या है, जीरो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सिर्फ एरिया वेक्टर के थ्रू तो फ्लक्स नहीं आ जाएगा ना, तो इसकी वजह से फ्लक्स जीरो, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। अब कर्व्ड सरफेस पे देखें तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी जीरो, ई कॉस थीटा और कॉस 90 जीरो, सिर्फ ये बचा। तो ये सीधा ई इंटू डेल्टा ए, ये हो गया फ्लक्स। अब फ्लक्स को दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है भाई, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज्ड जो है, कितना चार्ज इसने एनक्लोज किया हुआ है भाई, ये देखे ना आप, ये जो ये डेल्टा ए एरिया था, उतना ही एरिया का चार्ज जो है इसने ये सरफेस पर घेरा हुआ है। ठीक है भाई, ये सरफेस है। ठीक है, इसके थ्रू सिलेंडर जा रहा है, तो कितना चार्ज इसने अंदर लिया। ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस वाला, क्योंकि चार्ज क्या है, सरफेस पर ही है, तो ये कितना सरफेस का एरिया इसने अपने अंदर लिया, गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर लिया, एनक्लोज किया, ये वाला डेल्टा ए जितना एरिया। तो चार्ज एनक्लोज यहां पर कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें आप यहां से, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई डेल्टा ए इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई जो आ गया आपका डेल्टा है तो उड़ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भाई, ठीक होगी बात। तो ये आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर देखें हर पॉइंट पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग हुई तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज होगा। अगर यूनिफॉर्म सिग्मा है तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन रहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से और परपेंडिकुलर। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो इनवर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो ऐसे बाहर की तरफ होगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और ये सिर्फ सरफेस पर है भाई, ये ध्यान रखें, सरफेस के नजदीक किसी भी पॉइंट पर या ठीक बाहर सरफेस के, ठीक है। जैसे ही हम एंटर किए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जीरो, ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि भाई आप जो है 10 किलोमीटर दूर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हम आसपास ही किसी भी पॉइंट पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एट द सरफेस भी यही है, ठीक है, जैसे ही एंटर किए वैसे ही जीरो हो जाएगा, ठीक, ओके। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जीरो है, ठीक है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे होता है कि यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आए और विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, और जो एक्सटर्नल एलिमेंट है उसने जो वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग दैट पॉइंट चार्ज इन दैट पर्टिकुलर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो उस पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अब मैं चार्ज को लेके आ रहा हूं, ठीक है, और यहां पर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी कि इसके पास, कंडक्टर के पास चार्ज है, ठीक है। तो यहां तक लाने में, सरफेस तक लाने में तो मुझे काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर तक तो रहेगा ना, अभी बात की बाहर रहेगा, सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही सरफेस तक पहुंचा और सरफेस से मैंने एंटर किया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मुझे कोई काम करना पड़ा क्या, जो एक्सटर्नल एलिमेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है, उसे कोई काम करना पड़ा नहीं भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो किसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा, यानी कि अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देखिए इसको ऐसे समझाता हूं, ये मान लिया कि ये सरफेस पर पॉइंट है ए, ठीक है, अंदर पॉइंट है बी, यहां पॉइंट है सी, अंदर एक और पॉइंट है डी। तो पोटेंशियल जो है सरफेस पर वो कितना है, जो पोटेंशियल है ए पर, वी ए, क्योंकि ए पॉइंट कहां है, सरफेस पर है, और जो ए पर है वही क्या होगा, बी पर होगा, वही क्या होगा, सी पर होगा, वही क्या होगा, डी पर होगा। क्योंकि भाई मुझे ए से बी लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ला रहा हूं, तो कोई फोर्स था ही नहीं जिसके अगेंस्ट वर्क करूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो चार्ज को मैं इजीली लेके आ सकता हूं बिना वर्क डन के, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, ऐसे यहां ले जाओ, अंदर कहीं भी घुमाते रहो, बिल्कुल वही वाला हिसाब हो गया ना। जैसे भाई शेल होता है, शेल, चार्ज शेल, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, और सरफेस पर जितना था उसी के इक्वल होता है। तो सेम हिसाब यहाँ पर भी हो गया कंडक्टर के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल हो गया ये। तो इक्वी पोटेंशियल किसे कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल किसे कहते हैं, जहां पर पोटेंशियल सेम हो हर पॉइंट पर। तो ये पूरा वॉल्यूम जो है इसका कंडक्टर का, थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल सेम रहेगा, इक्वी पोटेंशियल है, और इसका सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, उसका लॉजिक भी यहाँ पर आ गया, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टिंग सरफेस पर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्यों होगा भाई, बात करिए ना हमने कि पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए, तो मैं यहां से यहां तक लेके आऊंगा तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। तो अगर कोई इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को या इस जो रिजल्ट है इसको फ्रेम करे कि भाई कंडक्टर में सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेके गए और चार्ज का वैल्यू भी दे दिया, तो कितना वर्क डन हुआ विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, जीरो, कोई वर्क डन नहीं हुआ भाई, क्योंकि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है और हम सरफेस के अलोंग मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो वर्क डन। अंदर भी लेके जाएंगे, अंदर भी किसी भी पॉइंट पर लेके जाएंगे, नो वर्क डन, क्योंकि अंदर भी पोटेंशियल सेम है। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये इंटरेस्टिंग है भाई, इलेक्ट्रिक प्रेशर के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा नहीं आते हैं जितना
इजीली जो अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए उनके क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से फ्रेम हो जाते हैं, इसके नहीं आते, बट आ सकते हैं, कुछ तो आते ही हैं, ठीक है, इसीलिए तो सिलेबस में है। तो इसको देख लेते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं, और इसका डेरिवेशन जो है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दे करके जाएगा, जो आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जी एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बेसिकली इसी तरीके से बनते हैं, जहां वो पैसेज वाले क्वेश्चन बन गए या इस तरह के जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बन गए, तो इसी तरीके से जो अतरंगी से जो डेरिवेशन होते हैं ना, वहीं से उठा के लाते हैं, वो उसी में कुछ चेंज करके, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करके, एक और लेयर बढ़ा करके क्वेश्चन बनाते हैं, और फिर आपको लगता है कि यार ये तो कुछ नया आ गया। तो नया नहीं होता बेटा, वही होता है जिसको हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया होता है, वहीं वो मजे ले लेते हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर यही कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, कोई भी कंडक्टर सरफेस मान सकते हैं, कंडक्टर मान लिया मैंने, ठीक हो गई बात। अब यहाँ कंडक्टर पर, कंडक्टर के ये पूरा जो सरफेस है यहाँ पर, इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा गैप पर दिखा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली इस सरफेस के ऊपर ही है। गैप काफी नजर आ रहा होगा, वो समझने के लिए है, बस दूर दूर बनाया हुआ है, अदरवाइज एग्जैक्टली अबाउट द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया P, ठीक है, और एग्जैक्टली बिलो द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर ये मैंने ले लिया R, ठीक हो गई बात। ये 2 पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, यहां से एक छोटा सा पार्ट जो है वो DS, ठीक है, DS एरिया का या DA एरिया का, DA एरिया भाई, ये DA एरिया का छोटा सा पार्ट मैंने निकाल लिया, ऊपर से ऐसे काट लिया ढक्कन की तरह से, इसको थोड़ा सा उठा करके रख दिया, ठीक है। ये उठा करके क्यों रखा है, ये वहीं पर है, बस मैं सेपरेट करके बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। इनके बीच भी इतना गैप नहीं है, ये गैप है ही नहीं एक्चुअली, वहीं रखा है प्रैक्टिकली, तो बस समझाने के लिए कि 2 अलग अलग पोर्शन मैंने अज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ पार्ट 1 और इसको मैं बोल रहा हूँ पार्ट 2, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं। और यहाँ पर ये जो पार्ट 1 है, ये क्या है, असल में DA एरिया, DA बोले तो यानी कि बहुत ही छोटा एरिया, टेंडिंग टू 0 एरिया, बिल्कुल पॉइंट के बराबर है ये, तो वो दिखाने के लिए, भाई समझ में तो आया ना, फोटो ऐसा तो बने, तो ये फोटो में बस दिखाया हुआ है मैंने, है बहुत ही छोटा एरिया ये, ठीक हो गई बात। तो अब ये जो DA एरिया है बहुत छोटा है, ठीक है, ये हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है इस पर सिग्मा हो गई, ठीक, सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो गई। अब हम जानते हैं कि ये P पॉइंट बाहर है, ठीक है, और सरफेस के बाहर, सरफेस के नजदीक कोई पॉइंट होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी डिराइव किए भाई थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब यहां पर देखें कि ये जो P पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फर्स्ट वाले पार्ट की वजह से भी आएगा E1, और ये सेकंड वाले पार्ट की वजह से भी आएगा E2, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया, ठीक हो गई बात। अब ये जो R पॉइंट है, दिस R पॉइंट इज इनसाइड दिस कंडक्टर, तो R पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, 0, भाई अंदर है ना, कंडक्टर के अंदर तो 0 होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट इस R पॉइंट, ये फर्स्ट वाला जो एरिया है, फर्स्ट वाला जो सरफेस है, पार्ट लिया हुआ, पोर्शन लिया हुआ है, ये क्या है, इस R से ऊपर की तरफ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा आएगा, इधर आएगा, E1। और ये वाला जो 2 वाला पार्ट है, भाई ये R एग्जैक्टली यहीं पर है, तो ये 2 वाले पार्ट की वजह से इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पार्ट इधर है ना, तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, भाई अपोजिट में है ना दोनों, तो माइनस 0। तो यहां से हमारा निकल के आया, ये इक्वेशन 2 हो गया, यहां से निकल के आया E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है, ये निकल के आया E1 इज इक्वल टू E2, ये यहाँ पर टिका दिए, ठीक है। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, भाई ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इन दोनों का समेशन, तो यानी कि इनमें से कोई भी एक जो है इसका हाफ हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू प्लेस कर दें, ये आ गया, ठीक है। अच्छा E1 और E2, ठीक है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए E2 जो है इस वाले की वजह से, जो नीचे वाला पोर्शन था, यहाँ पर मैं बना देता हूं अगर आपको नहीं चमकता है तो, ये जो नीचे वाला पोर्शन था, ये वाला सेकंड वाला ना, डायग्राम को इग्नोर करो भैया, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, पैड पे नहीं आती यार, ठीक है, बोर्ड पे आ जाती है मस्त, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ठीक है, ये वाला सेकंड पोर्शन था, आप तो ऐसे समझो, ठीक है, ये सेकंड पोर्शन था और ये फर्स्ट पोर्शन था, ठीक है। तो ये सेकंड पोर्शन की वजह से फर्स्ट पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा E2, यही निकाले ना अभी हम, बिल्कुल फर्स्ट पोर्शन के बिल्कुल एग्जैक्टली अबव पॉइंट पर इतना था, तो इस पर भी इतना ही रहेगा, ठीक है, E2, ठीक है। अच्छा इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया, DQ, और DQ कैसे आ गया, सिग्मा इंटू डी है, ये हो गया। तो फोर्स
फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो भाई पहले की वजह से सेकंड वाले पोर्शन पर कितना फोर्स आ गया, ये आ गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, और चार्ज कितना है सिग्मा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना निकाले भाई अभी हम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए। तो ये आ गया फोर्स। ठीक है, अब मुझे चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई कितने एरिया था, डी ए, उसी पर तो लग रहा है ये फोर्स। तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है भैया, प्रेशर। यानी कि हर एक पॉइंट पर देखेंगे तो ये इतना ही प्रेशर होगा उस, और डिपेंड करेगा वहां पर चार्ज डेंसिटी कितना। अगर अलग अलग चार्ज डेंसिटी तो हर पॉइंट पर प्रेशर अलग अलग होगा। तो इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। चमकता है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये था। तो यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूं, अगर इसको मैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, तो ये 1/2 ई स्क्वायर, या एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लिया इनटू ई स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये भी ध्यान रखे भाई, ये भी प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ ही साथ एक और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखें। ठीक, हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, सिग्मा पर डिपेंड करेगा। अगर हर पॉइंट का चार्ज डेंसिटी अलग अलग है तो ये भी भैया अलग अलग आ जाएगा हर पॉइंट पर। और अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। तो ये भी आपको एक और नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है, एक और नया रिजल्ट मिल जाता है। और ये फॉर्मूला भी याद रखना है और डेरिवेशन को भी ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हो रही है भाई, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हमने अभी समझा कि भाई कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक शील्ड बना लिए, किसकी, कंडक्टिंग मटेरियल की। ठीक है, और मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम चाह रहे हैं भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाए। तो क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को उस शील्ड के अंदर रख देंगे। शील्ड के अंदर रखने से क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस पर, उस शील्ड पर, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए और जो ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, जो भी चीज है जिसे हम बचाना चाह रहे हैं वो सेफ हो जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज आपने कई बार पढ़ी भी होगी कि जब बहुत तेज बिजली कड़क रही हो, बिजली गिरने की आसार हो, संभावनाएं हो, तो कार के अंदर बैठ जाओ। क्योंकि कार क्या है, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है। भाई मेटल की कार है ना, तो जब बिजली गिरेगी किसके ऊपर, कार के ऊपर, तो फिर वो क्या होगा, वो थ्रू दैट कंडक्टिंग बॉडी ऑफ दिस कार वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के थ्रू पास हो जाएगा, वो अंदर नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बॉडी के अलोंग ही पास हो जाएगा, अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम कर रही होती है आपके। ठीक है, मेटल का अगर कोई हमने बॉडी ले लिया है, पूरा एक जो है एनक्लोज सरफेस बना दिया है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये है भैया। ठीक है, ये कंडक्टर है मेरा। ठीक है, अब ये कंडक्टर है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊंगा तो क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब यहाँ आप कुछ भी रखो भैया, उसे बचा लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये जो है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, अब ये नेगेटिव इधर कलेक्ट हो गया, पॉजिटिव इधर कलेक्ट हो गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का जनरेट हुआ, कैंसिल आउट कर दिया। दोबारा देख लो भैया, दोबारा चलेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेगेटिव कलेक्ट हो गया। ठीक है, पोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव कलेक्ट हो गया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का जनरेट, नेट 0। चमक गई बात। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और यहाँ पर एक और आ जाता है फैराडे केज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बेसिस पर ही ये फैराडे केज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फैराडे केज क्या है भैया, मेटल का जो है मैश बनाया हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि क्या होता है, मेटल का केज बनाया होता है, पिंजड़ा है बेसिकली, सिंपल भाषा में। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाई वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर दिया ये, है ना, वोल्टेज लगा दिया मैंने, तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाने का। ये पर्सन जो है यहाँ पर वो सेफ है। ठीक है, पर्सन इज सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इनसाइड द केज।
इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो अंदर सेफ है भैया ये, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई शॉक नहीं लगेगा, जो सारा है बस स्पार्क होता रहेगा, चमकता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसी वजह से वहां पर स्पार्किंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। तो ये फोटो से और चीज क्लियर हो जाती है। देखिए मैडम खड़ी अंदर मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर रहे हैं, ये मतलब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये स्पार्किंग हो रही है, बस अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो द पर्सन इज सेफ ओवर देयर, ओके। पिक्चरों विक्चरों में भी देखते होंगे आप, है ना, किसी ना किसी मूवी में आपको ऐसा दिखेगा, हॉलीवुड मूवीज जो होती है, साई-फाई मूवीज, उसमें आते हैं ऐसे सीन, ठीक है। वो एक केज रहता है, उसमें अंदर जो है चिंगारियां चलती रहती है बाहर की तरफ, अंदर जो है पर्सन सेफ है। तो यही वाला हिसाब किताब है बेसिकली, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूं एक एक तरीके से कंडक्टर के बारे में जो जो बातें हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक कंडक्टिंग सरफेस ले लिया है, इसको दे दिया है चार्ज क्यू, ठीक है। समझ रहे ना, एक कंडक्टिंग सरफेस है। सरफेस मतलब क्या है कि ऐसा सरफेस है, ये इसके दोनों साइड है, ठीक है। हम साइड व्यू देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है, और इतना मोटा भी नहीं है, बिल्कुल थिन, इसका थिकनेस जो है वो बहुत ही कम है, काफी थिन ये है, बट स्टिल समझने के लिए मोटा सा बनाया हुआ है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई चार्ज तो दे दिया, सरफेस पर आ जाएगा, तो दो सरफेसेस है ना इसकी, तो दोनों साइड कितना कितना चार्ज आएगा ये हमसे पूछा गया है, या चार्ज डेंसिटी कितना कितना होगा वो पूछा गया है। तो अब इसको समझने के लिए क्या क्या तरीका है, ये ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, बिल्कुल बेसिक है, यहां से शुरू करते हैं, और फिर इसमें कितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस आए आप सॉल्व कर पाएंगे, अभी बताऊंगा मस्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्यू चार्ज है। अब यहां से मान लीजिए कि इधर आ गया एक्स, बचा हुआ जो है क्यू माइनस एक्स। भाई हमें पता है चार्ज कंजर्व रहता है, पैदा हो नहीं सकता, तो जितना है उसी में हमको बंटवारा करना है। तो इधर एक्स आ गया, इधर ये आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है एक पॉइंट है पी, ठीक है। पी कहां लिया मैंने? इनसाइड दिस कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, तो पी पर भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है मान लिया इस दोनों का सरफेस एरिया सेम है दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ सरफेस एरिया सेम है और ए है, ठीक है। तो इधर की तरफ चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, इसके लिए ये हो जाएगा सिग्मा वन, इसको बोल दिया एक्स अपॉन ए, और दूसरे के लिए सिग्मा टू जो है वो क्यू माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा दोनों की वजह से, ठीक है। ये x जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इस वाले सिग्मा वन की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1, और इसकी वजह से इधर आएगा E2, ठीक है। और हमें चाहिए कि भाई P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, तो E1 और E2 को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। और क्या आएगा, सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट गया, ठीक है। और यहाँ से जो है ये x अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स अपॉन ए, ये ए भी चला गया, तो यहाँ पर 2x, क्योंकि भाई यहाँ से सीधा सीधा क्या आ गया, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, यानी दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी इक्वल, और चार्ज डेंसिटी इक्वल तो भाई सिंपल सी बात है कि चार्जेस जो है वो भी इक्वल, तो बराबर बराबर चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हमें क्या देखने मिलेगा कि चार्ज डेंसिटी सेम। अब मान लीजिए सरफेस एरिया जो है अनइवन होता, उबड़ खाबड़ होता, ठीक है भाई, ऐसा होता कुछ ना, ये इधर की साइड तो प्लेन है और इधर ऐसा सरफेस एरिया होता, तो क्या दोनों तरफ सेम चार्ज जाते? नहीं जाते। मतलब कि आपको इस तरह के किसी भी तरह का क्वेश्चन दे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे, चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछे, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ कितना चार्ज होगा, सारी चीजों का एक इलाज कि हमें कंडक्टर के अंदर करना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब उसके लिए जो भी होना पड़े वो हो जाएगा। अब ये मेन बेसिस होता है। देखिए अगर आपको जो है स्पेशली अगर मैं बात करूं जेई एडवांस लेवल की या मेंस में भी अच्छे लेवल की, अगर आपको उस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करना तो ये करना होगा, एक बेसिक चीज उठानी, एक बेसिक चीज, ठीक है, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जीरो करना है। अब अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस की अप्रोच रखते हैं, थोड़ी चीजें समझते हैं, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लें, सबका बेसिस यही है कि अल्टीमेटली उसने किया यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना, अब उसके लिए जो जो करना पड़े सब कर दो। तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसको और समझते हैं। यहाँ पर फिर से वही कंडक्टर ले लिया, क्यों है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अभी भी, ठीक है, दोनों तरफ बराबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा दूं तो क्या अभी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा? चेक करते हैं, वी आर नॉट श्योर। तो मान लिया इधर एक्स आ गया, इधर आ गया क्यू माइनस एक्स, ठीक है, ये पॉइंट हमारा पी, ठीक है। अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखें यहाँ पर, ठीक है, एरिया इसका सरफेस एरिया दोनों तरफ ए है, सिमिलर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से E1 आएगा, इसकी वजह से इधर E2 आएगा, ठीक है। और E तो यहाँ ऑलरेडी है ही, सही भाई, E तो एक्सटर्नल लगाया हुआ है ना हमने, तो हमें क्या करना है, ये E1
प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, E2 हो जाना चाहिए, तब काम बनेगा। E1 कितना हो गया यहाँ पर, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 कितना है, x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस E इज इक्वल टू E2, E2 कितना हो गया यहाँ पर, इसकी वजह से Q माइनस एक्स अपॉन ए, ये सिग्मा 2 हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना भाई। तो इसको जो है मैं इधर लेकर के आ सकता हूं, तो ये x ए एप्सिलॉन नॉट इधर से आ जाएगा प्लस x ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस E। तो यहां से जो है 2x अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस E। तो x का वैल्यू जो है यहां से वो क्या बन रहा है आपका, ए एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, Q माइनस ए एप्सिलॉन नॉट E डिवाइडेड बाय 2। तो ये x का वैल्यू आया। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इधर की तरफ का मिल जाएगा, और इधर q माइनस एक्स निकालेंगे तो इधर का मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो रिजल्ट तो है, लेकिन कंडीशन भी पता होनी चाहिए। ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें, रिजल्ट ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो किस कंडीशन पर आया है, कि कहीं कंडीशन तो नहीं बदल गई। पहले रिजल्ट आया था कि दोनों तरफ सेम चार्ज डेंसिटी होगी, दोनों तरफ बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ना था, अब लगा दिया तो हिसाब किताब बदल गया। तो यहाँ ये रटना नहीं है क्या रिजल्ट आया, बट ये ध्यान रखना है, हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0। अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, कुछ कर दे, कोई भी कहानी हो, हम इसी चीज को फोकस में रखते हुए सॉल्व कर देंगे। आगे चलें, फिर से मैंने प्लेन्स लिए हुए हैं, शीट ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चार्ज दे दिया Q1, इसको दे दिया Q2। अब फिर से यहाँ कहानी पूछी जा रही है, भैया बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा। ठीक है, अब ये दोनों नजदीक रखे हुए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस इनके बीच में, एक दूसरे को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो मान लिया इधर x है, इधर कितना बच गया, Q1 माइनस एक्स। ठीक है, Q1 माइनस एक्स, इधर की साइड मैंने मान लिया कि यहाँ y हो गया, तो इधर क्या हो गया, या इधर मैंने मान लिया इधर y, तो इधर Q2 माइनस y। ठीक है, अब यहां पर चूंकि दोनों तरफ सरफेस एरिया सेम है, तो बार बार आपको जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं समझाता हूं क्या कह रहा हूं। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट R हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर भी 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड R पर भी 0 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले P की वजह से देख लेते हैं हम। ठीक है, P पर देख लेते हैं कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस किस वजह से। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें आप, किसकी वजह से आएगा, देखिए ये X जो है इसकी वजह से इस साइड आएगा बस। ठीक है, अब बाकी इसकी वजह से, इसकी वजह से और ये Y की वजह से, इन सब की वजह से इधर आएगा। तो यानी कि 3 टर्म्स जो है लेफ्ट के लिए आएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म राइट के लिए आई है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं EP 0 करता हूं मैं पहले। ठीक है, EP इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 0 करता हूं, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिखूं इसकी वजह से, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी x अपॉन a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू, अब इधर Q1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से प्लस Q2 माइनस y डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वजह से प्लस y अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई बात, समझ आ रही है कहानी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर a सब कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ये कर सकता हूं प्लस Q2 माइनस y प्लस y। ठीक है, यहां से एक चीज आप ध्यान रखें, क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप बार बार जो है ये एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखें। ठीक है, यहां पर ये करने की जरूरत नहीं, सीधा चार्ज लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर एरिया सिमिलर है तो फिर मैंने बताया ना, ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन कंडीशन भी कि एरिया सेम है तो सीधा चार्ज का हिसाब कर दें। यानी कि ये पॉइंट P है, पॉइंट P के लेफ्ट में क्या है, X चार्ज है, X आ गया, पॉइंट P के राइट में क्या है, Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 माइनस वाई प्लस वाई, सारे लिख दिए। खैर, तो यहाँ ये y कैंसिल हो गया, इधर x चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो x इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू आया। ठीक है, अच्छा अब वापस इधर चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट है R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R पर मुझे 0 करना है। अब यहाँ पर वही जो मैंने ट्रिक बताई अभी कि देखें R के राइट में क्या है, y, और लेफ्ट में ये सारे हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये कर देते हैं हम कि राइट में जो है y, तो y इज इक्वल टू लेफ्ट में क्या था, इधर x प्लस Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 माइनस y, ये हिसाब था। तो ये x कैंसिल हो गया, ये इधर y चला गया, 2y इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बाय 2, ये आ गया।
अब आपको यहां से एक चीज चमक रही होगी कि x और y दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आया है Q1 प्लस Q2/2 करके, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, इधर कितना आ गया, ये Q1 था, ठीक है, इधर कितना आया यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q1 प्लस Q2/2, ठीक है, तो Q1 माइनस एक्स, ठीक है, तो Q1 माइनस एक्स अगर मैंने किया तो कितना आ जाएगा, तो इसको Q1 में से माइनस कर दें तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, Q1 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 माइनस एक्स, ठीक है, तो Q1 में से ये तो Q1/2, तो Q1/2 माइनस Q2/2 यही बचा, ठीक है, तो Q1 माइनस Q2/2 इस साइड पे, ठीक है, और यहाँ तो था ही से। अच्छा, Q2 माइनस वाई, तो Q2 माइनस वाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Q2 माइनस वाई मुझे करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q2 माइनस Q1/2, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से एक चीज आपको चमक रही होगी कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है भैया, लेकिन साइन में अपोजिट है, ठीक है। ये चीज यहां से रिजल्ट है, तो दो रिजल्ट यहां से निकले। क्या रिजल्ट निकले, पहला रिजल्ट जो है वो क्या है कि दोनों जो एक दूसरे को फेस करने वाली सरफेसेस हैं उन पर चार्ज डेंसिटी सेम होगा, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी सेम कब होगा, अगर दोनों का सरफेस एरिया सेम है, ठीक है। अच्छा, अगर सरफेस एरिया सेम नहीं है तो चार्ज तो सेम होगा ही होगा, ठीक है, अगर सरफेस एरिया अलग अलग है तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी लेकिन चार्ज सेम होगा। यानी कि अगर इस तरह का हिसाब किताब है, ठीक है, तो इस साइड पे अगर माइनस क्यू है तो इस साइड पे प्लस क्यू आएगा, ठीक है, इस तरह का सिस्टम होगा, ठीक है। ये दो सरफेस इधर लिए मैंने, इस पर माइनस क्यू है तो इस पर प्लस क्यू आएगा, आमने सामने क्या होगा, इक्वल अपोजिट होगा, बिल्कुल कैसा, कैपेसिटर वाले हिसाब किताब में जैसा होता है, क्योंकि वो भी क्या होती हैं, दो कंडक्टिंग सरफेस ही तो होती हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज इंडक्शन हो गया वो वाला सिस्टम भी क्लियर हो जाता है यहाँ से, ठीक है, उसको रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक। तो क्या रिजल्ट निकला कि भाई दोनों आमने सामने वाली सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। तो ये हमारा रिजल्ट एक और कि चार्ज ऑन द एक्सट्रीम सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज और एमडी प्लेट डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सट्रीम सरफेसेस पर जो चार्ज निकालना है वो दोनों सरफेसेस के चार्ज का डिवाइडेड बाय 2 इक्वल करके। देखिए एक्सट्रीम सरफेस इधर इधर वाली, लेफ्ट लेफ्ट वाली और राइट राइट वाली, तो x लेफ्ट लेफ्ट वाली पर x था, राइट राइट वाली पर y था, कितना आया, दोनों चार्जेस का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 10 प्लेट होंगी और 10 के एक्सट्रीम पर निकालना है, सबसे लेफ्ट और सबसे राइट पर, तो ये हिसाब रहेगा, साइन भी सेम रहेगा, साइन भी अलग नहीं होगा, ठीक है, तो साइन भी सेम रहेगा कि सबका सम कर दे डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा रिजल्ट क्या निकला, मतलब ये दूसरा हो गया, पहला क्या निकला कि आमने सामने फेसिंग सरफेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज, ठीक। अब ये मैंने आपको यहाँ पर 3 चीजें और बता दी हैं, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होगा, कोई भी पॉइंट मान लें 0 करें, इसी बेसिस पर आपके हजारों क्वेश्चन जो हैं कंडक्टर के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें भी फिर फर्दर जाकर के हमने रिजल्ट निकाला कि फेसिंग सरफेस कंडक्टिंग है तो इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। और फिर एक और रिजल्ट हमने यहां पर निकाला कि अगर इस तरह की प्लेट सामने सामने रख दी जाए, एक दूसरे के नजदीक रख दी जाए, तो जो सबसे एक्सट्रीम प्लेट्स हैं उन पर जो चार्ज होंगे वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं, अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको चार्ज दिया 3q, इसको दिया -q और इसको दिया 2q। अब मेरे से कोई पूछे कि बताओ हर एक सरफेस पर चार्ज कितना होगा, तो अब यहां पर हम करेंगे चमत्कार, जो हमारी ट्रिक है उसका इस्तेमाल, और हम बन जाएंगे यहां पर एकदम शाने बच्चे। कैसे, देखिए एक्सट्रीम सरफेसेस पर निकाल लूं, सबको जोड़ लो, 3q -q प्लस 2q विद साइन जोड़ना भैया, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, 3 2 5 -1 4, 4/2, ये कितना हो गया 2q, है ना, सो 2q। तो यहां पर भी होगा 2q और इस वाले एक्सट्रीम पर भी होगा 2q। अब यहां पर देखें टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, इंडक्शन ही हो सकता है, चार्ज एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ 3q था, 3q में से 2q इधर चला गया तो बचा कितना q, तो q इस वाली साइड पे आ जाएगा, इसके दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड, छठी साइड, ठीक है, तो ये आ गया q। अब मैंने क्या कहा था कि चार्ज होंगे इंड्यूस, है ना, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ क्यू है तो यहाँ पर बिना देखे -q कर दो। अब देखें यहाँ पर टोटली होना था -q, -q इधर आ गया तो इधर कितना जाएगा भैया 0, तो इधर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, बस जैसा कह रहा हूं वैसे ही करना है, जो मैंने दोनों रिजल्ट बताया उन्हीं का यूज कर रहे हैं। इधर 0 है तो इधर भी इसका इक्वल अपोजिट 0 ही रहेगा, इधर 0 है तो इधर 2q ऑलरेडी था, तो देखे ना 2q टोटल था तो इधर 0 ही आना चाहिए था, ताकि 2q और 0 2q हो जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, तीनों बेसिस पर
टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 एक्सट्रीम पर दे दिया, फिर उसके बाद अब एक एक प्लेट पर टोटल जितना चार्ज था एक तरफ जितना उसका बचा हुआ दूसरी साइड आ गया, ठीक है। और अपोजिट सामने वाली फेसिंग साइड पर क्या होगा, उसका इक्वल अपोजिट हो गया। बस इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए अब ऐसी 50 प्लेट लगा दें, सबका हम जो है बिना किसी तरीके से, बिना कोई कैलकुलेशन करे, बस देख देख के हिसाब लगाते जाएंगे, दैट्स इट, है ना, मस्त है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और सिस्टम है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, कंडक्टर लिया है, कंडक्टर में अंदर कैविटी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने क्यू चार्ज जो है वो दे दिया, ठीक है, क्यू चार्ज दे दिया इसको, किसको, इस कंडक्टर को, ठीक है। तो हमें पता है कि चार्ज जो है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दो सरफेसेस हैं, समझ रहे ना भाई। मान लीजिए कोसेंट्रिक शेल की टाइप हो गया, अब ये शेल नहीं है लेकिन ये उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो एक अंदर कैविटी है, तो अंदर वाली सरफेस हो गई एक, ठीक है, ये सरफेस इनसाइड, और ये आउटर सरफेस हो गई आउटसाइड। तो चार्ज दिया है तो दो सरफेस है, तो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताओ बताओ। तो सारा चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए इसको ना प्लस क्यू चार्ज दिया है हमने, पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो ऐसा ये पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव जो है ये आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जैसा जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रहेगा उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा डेंसिटी कम। तो यानी कि ये सरफेस जो है बिल्कुल अनइवन है, बिल्कुल सर्कल होता तो बराबर चार्ज डेंसिटी होती, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका भी मैं लॉजिक बता देता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए अगर अंदर चार्ज आ जाता, तो ये मैंने गॉसियन सरफेस ली यहाँ पर, ठीक है। और अभी ये चीज हम स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किए थे कि गॉसियन सरफेस ली, तो गॉसियन सरफेस के अलोंग, गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो मुझे क्या चाहिए, जीरो। अगर नॉन जीरो आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इस गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पर, और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉन जीरो ही हो नहीं सकता, जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पॉइंट ये कहाँ है, कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो आ गई ना वही बात, मैंने कहा हर चीज का जवाब वही है कि हमको ये इंश्योर करना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है, ठीक है। तो अंदर जीरो रखना है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है बात। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखें कि गिवन चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आउटर मोस्ट सरफेस। कैविटी है तो बाहर वाली सरफेस पर आएगा, अंदर कुछ नहीं आएगा। अब एक और केस यहाँ ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमने इसको दिया, वो तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं जबरदस्ती यहाँ ले जाकर के एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट। अब बताओ भैया अब क्या होगा, ठीक है। तो अभी भी मैंने जैसे कहा कि वही मुझे टारगेट रखना है अचीव, कि भाई यहाँ पर मैं अगर गॉसियन सरफेस बनाया तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं होना चाहिए। अभी तो है क्यू नॉट है, यहाँ पर चार्ज एनक्लोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखना है जीरो। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर होगा चार्ज इंड्यूस्ड। किस तरह से, यहाँ क्यू नॉट है तो अंदर वाली जो सरफेस है ये इनसाइड वाली सरफेस, वहां पर माइनस क्यू नॉट इंड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई एक जगह आ गया, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ऐसा नेगेटिव 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 करके, ऐसा पूरी सरफेस पर। और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, अभी होगा नॉन यूनिफॉर्म। वही मैंने बताया ना कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पर ज्यादा डेंसिटी, जहां पर ज्यादा है वहां कम डेंसिटी। अगर बिल्कुल सर्कल होता तो बराबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्यू नॉट और यहाँ माइनस क्यू नॉट, ये तो जीरो हो गया भाई, नेट चार्ज तो क्यू नॉट था ना, चार्ज गायब कैसे कर सकते हो। तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस क्यू नॉट बाहर वाली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करेगा कि सरफेस का एरिया या शेप किस तरह का है। अगर यूनिफॉर्म शेप होगा तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है जैसा कि यहाँ है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म। तो दोनों लॉजिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर इनक्लोज चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, टोटल जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता। लेकिन भाई चार्ज गायब भी तो नहीं कर सकते ना कि आप क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट जीरो कर दिए और आप जो है टोटल चार्ज ही गायब कर दिए, क्यू नॉट रखा था वो कहाँ गया, वो सारा आ जाएगा बाहर, ठीक है। और ये उस चीज को भी आपका बैक कर रहा है कि भाई अपोजिट सरफेसेस हैं तो वहां पर इक्वल अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो वो भी बैक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज है, ठीक है। तो वही काम कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखें कि अगर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है तो अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बाहर प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस क्यू नॉट रखता तो प्लस क्यू नॉट अंदर वाली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और बाहर माइनस क्यू नॉट आ जाता, ठीक है। तो नेट चार्ज बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा यहाँ पर, ओके। अगला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, और अगले पॉइंट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, दो कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये दो कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। अब इसमें हमने दे दिया है एक शेल को, इनर शेल को चार्ज Q1 और दूसरे को दे दिया है चार्ज Q2, ठीक है। और दोनों का रेडियस जो है यहाँ पर, इसका मान लिए कि R है और इसका मान लेते हैं कि इसका
2r है, कुछ इस तरह का सेटअप है यहाँ पर, या r1 r2 भी बोल सकते हैं अपन, है ना, जनरलाइज कर लेते हैं, r1 ये r2 ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने चार्जेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, ठीक है। अब ये चीज हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के पिछले वीडियोस हैं, पिछले लेक्चर्स हैं, कि यहाँ पर जब दोनों को कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है तो इनमें चार्जेस फ्लो करेंगे थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। कब तक करेंगे, जब तक दोनों तरफ या दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है Q1 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाता है Q2 प्लस एक्स। किधर भी मान सकते हैं, इधर से इधर भी मान सकते हैं आप, Q2 माइनस एक्स और इधर Q1 प्लस एक्स एज इट इज, है ना, वैल्यू आ जाएगा अपने आप में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल सेम करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पर मैं लिखता हूँ V1 इज इक्वल टू V2, ये काम मुझे करना है। तो पहले वाले के लिए पोटेंशियल लिखे तो खुद के चार्ज की वजह से K Q1 माइनस एक्स अपॉन R1 ये आएगा, ठीक है, प्लस दूसरे वाले की वजह से भी आएगा K Q2 प्लस एक्स अपॉन कितना आएगा R2, क्योंकि जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पर होगा वही इस पर भी होगा, क्योंकि किसी भी शेल में अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो वही होता है जो सरफेस पर होता है, ठीक हो गया। इज इक्वल टू, अब सेकंड वाले पर देखें तो बाहर वाले की वजह से K Q1 माइनस एक्स अपॉन R2 और ये खुद की वजह से K Q2 प्लस एक्स अपॉन R2, ये हो गया। अब यहाँ देखें K Q2 प्लस एक्स अपॉन R2, K Q2 प्लस एक्स अपॉन R2, ये दोनों टर्म्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बचे क्या, ये दो टर्म्स मेरे पास बचे, तो K यहाँ से कैंसिल हो गया, तो Q1 माइनस एक्स अपॉन R1 इज इक्वल टू Q1 माइनस एक्स अपॉन R2, ये रहा मेरे पास में, ठीक है। मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो Q1 अपॉन R1 माइनस एक्स अपॉन R1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन R2 माइनस एक्स अपॉन R2। तो इसको इधर ले आऊंगा मैं, ठीक है, इसको इधर ले आऊंगा मैं, तो यहाँ पर x मेरा कॉमन आ गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें ये Q1 कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। यहाँ से देखें ये इधर में ले आया था तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये R2 हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये R2 माइनस R1, और यहाँ पर ये जो Q है, ठीक है, Q क्या है, Q1 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो ये भी निपट गया यहाँ से। तो x इजिकल टू क्या आ गया, Q, x इजिकल टू Q आ गया। इसका क्या मतलब है भाई, x इजिकल टू Q आ गया, मतलब यहाँ पर Q1, x इजिकल टू Q1 नॉट Q, x इजिकल टू Q1, इट मींस कि यहाँ पर Q1 माइनस x, यानी अंदर बचा जीरो चार्ज, और यहाँ पर कितना आ गया Q1 प्लस Q2 हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने दो कोसेंट्रिक शेल्स हैं, कंडक्टिंग शेल्स हैं, इंपॉर्टेंट इज की कंडक्टिंग है, उन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो होना क्या है कि भाई दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन यहां से रिजल्ट हम क्या उठाएंगे भाई, देखने का नजरिया है, हम इसको देखेंगे किस तरीके से। सॉल्व करने का तरीका तो सिंपल है कि पोटेंशियल सेम कर दो। हर बार सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हमने देखा रिजल्ट क्या कह रहा है कि जितना अंदर वाले शेल पर था सारा का सारा बाहर पहुंच गया। तो ये रिजल्ट निकल के आता है, इफ टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स आर कनेक्टेड थ्रू कंडक्टिंग वायर देन द टोटल चार्ज ऑफ द इनर शेल गेट्स ट्रांसफर्ड टू द आउटर शेल। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो ये चीज यहां पर होगी कि अगर दो कंडक्टिंग शेल्स हैं और दोनों को चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया है हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो बाहर वाले का अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर वाले पर ट्रांसफर हो जाता है। बिना देखे ये काम कर देना है आपको। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा सारा कंडक्टर का डिस्कशन, और सारा का सारा हमने किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सारी चीजें जो है मेन फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। मेन ये था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इक्वी पोटेंशियल कंडक्टिंग सरफेस होता है, कंडक्टर के अंदर भी पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पर सेम होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इसके बाद यहाँ पर जो है हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। प्रेशर का फॉर्मूला हमने वहां पर निकाला, उसका डेरिवेशन किया। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी भी जो शीट है, कंडक्टिंग शीट है, उसको हमने चार्ज दिया तो दोनों तरफ जो है सेम चार्ज चला जाएगा, चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि अगर पैरेलल हमने दो प्लेट्स रखी हुई है कंडक्टिंग प्लेट्स, तो आमने सामने वाली जो सरफेस है, अपोजिट जो सरफेसेस हैं
फेसिंग टू ईच अदर, वहां पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। उसके बाद हमने देखा कि अगर दो या दो से ज्यादा अगर हम सरफेसेस पैरेलल टू ईच अदर रखें तो जो एक्सट्रीम सरफेसेस हैं उन पर जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हर सरफेस पर चार्ज निकाला जा सकता है। फिर जो है कैविटी के बारे में दो रिजल्ट हमने निकाले कि अगर कंडक्टर है उसमें कैविटी है तो कितना भी चार्ज दे दो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। अगर कैविटी के अंदर आपने पॉइंट चार्ज रख दिया है तो अंदर वाली सरफेसेस पर उसके इक्वल और अपोजिट यानी कि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव रखा है पॉइंट चार्ज तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर और उसी के इक्वल पॉजिटिव चार्ज बाहर वाली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी कि इंड्यूस हो जाएगा और वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म ये डिपेंड करता है शेप पर, किस तरह का शेप है। यूनिफॉर्म शेप है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहां डेंसिटी ज्यादा होगी कहां कम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगा, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट रिजल्ट देखा कि कंडक्टिंग शेल्स है, कोसेंट्रिक शेल्स हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो अंदर वाले का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा। तो ये सारी कहानी हो गई कंडक्टर की। तो आई होप आपको मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होगी। अब जब आप कंडक्टर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये सारे रिजल्ट्स, ये सारे डेरिवेशंस, ये सारी बातें जो मैंने बताई है इनको रिलेट करें, ये लेक्चर देख लें आप, फिर क्वेश्चन लगाने बैठें तो आपको काफी मजा आएगा, काफी चीजें रिलेट कर जाएगी, काफी चीजें चमकेगी जो पहले नहीं चमक रही होगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो में मजा आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।